गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखो प्यारे बच्चों, कल जो हमारा टॉपिक था उसमें एक तो पोषण टॉपिक था। कल कौन सा था? पोषण। हमने किसके क्वेश्चन किए थे? एक तो पोषण के किए थे और एक श्वसन तंत्र के किए थे। ठीक है, देखो अभी तक जो हमारे टॉपिक हो चुके हैं, जो पहली क्लास में हमने बेसिक किया था, बेसिक से कई क्वेश्चन आते हैं, साइंटिफिक नेम भी बेसिक के अंदर ही किया था, साइंटिफिक नेम। ठीक है, दूसरे नंबर पर हमने किया था सेल टॉपिक। प्यारे बच्चों, कौन सा किया था? सेल, कोशिका। पहली क्लास में हमने पढ़ा बेसिक बायोलॉजी का, और दूसरी में वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम। ये भी कई बार पेपरों में पूछे जाते हैं, सभी के वैज्ञानिक नाम हमने जान लिए थे जो पेपरों में आते हैं। कोशिका, ये हमारी पहली क्लास में थे। दूसरी क्लास में हमारा एक तो था न्यूट्रिशन, पोषण, और एक था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। ठीक है, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो आज की क्लास के अंदर हम पाचन तंत्र पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। कौन सा पढ़ेंगे? पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर से क्वेश्चन पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम। तीसरी क्लास है हमारी। लेकिन हम देखें दूसरी क्लास जो हुई थी हमारी, दूसरी क्लास में से कुछ क्वेश्चन है हमारे रह गए थे, कुछ क्वेश्चन है हमारे रह गए थे जो मैंने देखा। तो देखो एक क्वेश्चन ये था हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बच गया था हमारा। वे पादप, आप आंसर देना। वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं, बताएं। वे पादप जो क्या कहलाते हैं? जो प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं। गुड इवनिंग भाई जतीन कुमार, रजत नैन, राम राम। जगबीर सांगवान, राम राम। साहिल, राम राम, बहुत ही बढ़िया। विक्रम, जय हिंद। अमन, जय हिंद। मनीष नैन, जय हिंद। सतीश, राम राम, नमस्कार। जिद्दी, गुड इवनिंग। जगबीर सांगवान, राम राम। साहिल डाकल, राम राम। अजीत, राम राम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप आंसर दो, आंसर दोगे, बताएंगे क्या आएगा। बताएं। वे पादप, तो ये ध्यान रखना है आपने, ये क्या कहलाते हैं? ये पेपर में पूछा गया था इसलिए मैंने पूछ लिया आपको। हेलियोफाइट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? हेलियोफाइट। हेलिफाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलिफाइट। ठीक है, अगला है हेलियोफाइट। अगला है हमारा नाभिक के अलावा। फिर हम क्वेश्चन देखेंगे, एक बार ये देख लेते हैं। नाभिक के अलावा, ये तो करवा दिया मैंने। नाभिक के अलावा कोशिका के किस अंग में, कोशिका के किस अंग में, कोशिका के किस अंग में डीएनए पाया जाता है? किस अंग में डीएनए पाया जाता है? बताएं। ऑप्शन नहीं है, अपनी क्लास है, आज जुड़े होंगे आप। रणदीप नैन, वन लाइनर क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन है ये अपने। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन का कॉन्सेप्ट बंद। अमन ने कुछ पास में बताया, बस हेलियोफाइट बोलते हैं। बहुत बढ़िया है अमन, बहुत बढ़िया। तो नाभिक के अलावा ये बता दिया था मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको। कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? ये सेल में करवा दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। एक क्वेश्चन मैंने आपको ये भी करवा दिया था सेल में, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है?
पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? तो क्यों? क्योंकि पादप कोशिका में क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा कोशिकांग सहायता करता है? प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोटीन संश्लेषण में 4-5 क्वेश्चन रह गए थे हमारे, फिर तो हम ये क्वेश्चन करेंगे आज वाले। ये क्वेश्चन है हमारे, ये आज वाले हैं, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण में कोशिकांग कौन सा मदद करता है? कोशिकांग क्या होता है? ऑर्गेनेलीज होता है। कौन सा होता है? ऑर्गेनेलीज। तो प्रोटीन संश्लेषण में देखो प्यारे बच्चों, एक तो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है राइबोसोम। कौन होता है? एक तो होता है राइबोसोम। प्रोटीन निर्माण का काम कौन करता है? राइबोसोम करता है। और एक कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको क्या बोलते हैं हम? ईआर बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं उसको अतःद्रव्यीय जालिका। अतःद्रव्यीय जालिका, अतःद्रव्यीय जालिका है, यह भी प्रोटीन संश्लेषण में मदद करती है। एक है प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पेपरों में आ चुका, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग। डीएनए अंगुली छाप मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? ये तो मैं मौखिक रूप से बता रहा हूं आपको। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक है, वो किसमें, किसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होती है? तो देखो, डीएनए फिंगरप्रिंट है, मुख्य रूप से किसके लिए प्रयोग की जाती है? भी पिता का पता लगाना हो, माता पिता का पता लगाना हो। आपने ध्यान किया हो, एक बार पानीपत के अंदर है, एक महिला है कि लड़की हुई और वो लड़के को उठा के ले गई, तब उसका डीएनए टेस्ट हुआ। हॉस्पिटल की यह घटना है। तो डीएनए टेस्ट से क्या पता चल गया कि माता पिता कौन है, ठीक है। और फिर दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं कि भाई किसका पता लगाना हो, ऑप्शन में ऐसा हो भाई चोरी की घटना का पता लगाना हो, इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फिर एक है जो बहुत ही बार पेपरों में पूछा गया है, जिन शब्द, जिन शब्द किसने दिया था? जिन शब्द किसने दिया? किसने दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो किसने दिया था? डब्ल्यू जोहानसन। जोहानसन, डब्ल्यू जोहानसन। डब्ल्यू जोहानसन ने 4 क्वेश्चन, हमारे 4-5 क्वेश्चन ये रहे थे और तो हमारे सारे क्वेश्चन हो गए थे, ठीक है, सारे क्वेश्चन हो गए थे। पहला क्वेश्चन क्या है? वे पादप जो केवल प्रकाश में बली भांति बढ़ते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं? हेलियोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलियोफाइट। नाभिक के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए पाया जाता है? तो किस अंग में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में कोशिकांग, कोशिकांग कौन सा मदद करता है? मतलब कोशिका का हुआ है अंग कौन सा जो प्रोटीन निर्माण में मदद करता है? तो राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में क्या बोलते हैं? अतःद्रव्यीय जालिका। और जिन शब्द किसने दिया था? डब्ल्यू जोहानसन ने दिया था। हमारे ये भी सारे क्वेश्चन हो गए। अब देखो, एंजाइम की सहायता से, एंजाइम की सहायता से जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना क्या कहलाता है? एंजाइम की सहायता से ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपल फूड मटेरियल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? बताएं। रोहतास रॉकी, जय हिंद भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अमन साहिल, बहुत ही बढ़िया। क्या कहलाएगा? पाचन कहलाएगा। पाचन है, डाइजेशन है, वो क्या कहलाता है हमारा? टू ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू द सिंपल सब्सटेंस। एंजाइम की सहायता से जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना ही क्या कहलाता है? हमारा पाचन कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। अगला, एंजाइम किसके बने होते हैं? ऑल एंजाइम आर मेड ऑफ, किसके बने होते हैं एंजाइम? गुड इवनिंग बच्चे, किरण गुड इवनिंग, बताएं एंजाइम किसके बने होते हैं? तो सभी के सभी एंजाइम, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइम है वो किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। और ये पूछ ले कि हार्मोन किसके बने होते हैं?
हार्मोन भी प्रोटीन और स्टेरॉइड के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन और स्टेरॉइड के। ये पेपर में अभी एक एचएससी के एक पेपर में पूछा भी गया था, ये स्टेरॉइड के बने होते हैं। और आपको ध्यान होगा बहुत ही ज्यादा बार आर्मी में तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। मतलब हर एक एग्जाम में, एसएससी में भी पूछा गया, मतलब हर एक एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन तो बहुत ही फेवरेट है। राहुल वर्मा गुड इवनिंग भाई। अगला देखो, एंजाइम होते हैं, एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं एंजाइम? बहुत बार पेपर में आया है। एंजाइम क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक बोलते हैं एंजाइम को। क्या बोलते हैं? जैव उत्प्रेरक, बायो कैटलिस्ट, जैव उत्प्रेरक। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको करवा रहा हूं, विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है ये, और एनसीईआरटी बेस्ड है सारे के सारे। बायो कैटलिस्ट, जैव उत्प्रेरक होते हैं। आहार नाल की कुल लंबाई कितनी है? आहार नाल की कुल लंबाई। लाइक और शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा, और आंसर करो। अमन, जतीन बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं। साहिल, अजीत, मनीष, साहिल। आहार नाल की कुल लंबाई, आहार नाल कौन सी हमारी? जो मुख से लेकर है गुहा तक, पूरी की पूरी लंबाई, मुख से लेकर है गुहा तक है, मतलब एनएस तक, एनएस तक है। ये सारी क्या होती है? हमारी आहार नाल होती है गुहा तक। और इसकी लंबाई कितनी होती है? 9 से लगभग 9.5 मीटर तक होती है। कितनी होती है? 9 से 9.5 मीटर। आहार नाल पूछा है, ये ध्यान रखना। एलिमेंट्री कनाल पूछा है, न कि छोटी आंत पूछा है मनोज, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला, पाचन तंत्र का पहला अंग, फर्स्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र का मुख्य पहला अंग कौन सा है? सबसे पहले भोजन कहां पाचन होगा? सबसे पहले भोजन कहां पाचन होगा? पाचन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? तो सबसे पहले भोजन मुख में आता है, मुख में लार निकलती है, और लार में से ही सबसे पहले पाचन शुरू होता है। तो लार हमारा सलाइवा है, और वो कहां निकलता है? कौन से अंग में निकलता है? मुख में। तो कौन आएगा? पहला अंग कौन है? माउथ, मुख, माउथ। अगला, दांतों का अध्ययन क्या कहलाएगा? दांतों का अध्ययन, दांतों का अध्ययन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी, 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 ठीक है। अगला, मानव में कुल स्थायी दांत होते हैं। मानव में कुल स्थायी दांत होते हैं। मानव में कुल कितने स्थायी दांत होते हैं? मानव में कुल स्थायी दांत कितने हैं? 32 दांत। 32 दांत है, स्थायी दांत बोले जाते हैं। कई बार आप ये कहते हो कि तेरे 32 के 32 निकाल दूंगा, तो वो किसकी बात चल रही है? परमानेंट टीथ की बात चल रही है। तो आप आज से ऐसे बोलना, तेरे सारे के सारे परमानेंट टीथ निकाल दूंगा, मतलब स्थायी दांत निकाल दूंगा, 32 निकाल दूंगा। अगला, मानव में दूध के दांत जो 2 बार आते हैं। मानव में दूध के दांत जो 2 बार आते हैं, वो कितने दांत है? 20 दांत है, दूध के दांत बोले जाते हैं। कितने दांत बोले जाते हैं? 20 दांत, जो जिंदगी में 2 बार आते हैं, ठीक है। अगला, शरीर का कठोर भाग, शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? कठोर भाग, शरीर का कठोरतम भाग कौन सा है? जो कवर है दांत का, ऊपर है, ऊपर का कवर, इनेमल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? दांत का इनेमल। इनेमल है, दांत का इनेमल, यह सबसे कठोर भाग है। शरीर का सबसे कठोर भाग है, दांत का इनेमल होता है, जो ऊपर का कवर होता है। और यह किसका बना होता है? मुख्य रूप से यह कैल्शियम और फॉस्फेट का बना होता है। किसका बना होता है प्यारे बच्चों? कैल्शियम व फॉस्फेट का बना होता है। कैल्शियम व फॉस्फेट का बना होता है। हमारे दांत भी मुख्य रूप से किसके बने होते हैं?
कैल्शियम और फॉस्फेट के बने होते हैं। यदि ये पूछ ले कि कैल्शियम फॉस्फेट में सबसे ज्यादा कौन सा है, सबसे ज्यादा कौन सा है, तो कैल्शियम और फॉस्फेट में सबसे ज्यादा कौन सा है हमारा, कैल्शियम सबसे ज्यादा होता है। कैल्शियम फॉस्फेट से हमारी हड्डियों में सबसे ज्यादा कौन सा होता है, कैल्शियम होता है। ये बात भी ध्यान करनी है आपको, ठीक है। हड्डी नहीं पूछा है, भाग पूछा है, ये बात ध्यान रखना। कई बच्चे हैं हड्डी हड्डी सोच लेते हैं, भाग पूछा हुआ है। भाग है हमारा सबसे मजबूत भाग, यह हमारी जो मैंडिबल हड्डी है उससे भी मजबूत होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है आपने। अगला, दांत किसके बने होते हैं, ये तो मैंने बता दिया, कैल्शियम और किसके बने होते हैं, फॉस्फेट के बने होते हैं, फॉस्फोरस के बने होते हैं, ठीक है। अगला, मानव का दांत सूत्र क्या है, मानव का दांत सूत्र, बच्चे का नहीं पूछा, मानव का पूछा है। कौन से दांत होते हैं, एक तो होते हैं इंसीजर, एक होते हैं कैनीज, एक होते हैं प्रीमोलर और एक होते हैं मोलर। इंसीजर कौन से होते हैं, कृंतक। कैनीज कौन से होते हैं, रदनक। प्रीमोलर कौन से होते हैं, अगर चौरणक। और मोलर कौन से होते हैं, चौरणक, ठीक है। तो क्या है, 2 1 2 3, 2 1 2 3, 2 1 2 3। तो आप देखोगे ये 2 दांत है, ये 2 दांत है, ये हमारे क्या है, ये हमारे इंसीजर है, कृंतक। और ये दांत है, ये हमारा कौन सा है, रदनक है। फिर अगले 2 दांत है, अगले 2 दांत है, वो हमारे कौन से आ जाते हैं, अगर चौरणक आ। फिर अगले पीछे वाले 3 दांत हमारे कौन से आ जाते हैं, चौरणक आ जाते हैं। तो 2 1 2 3 एक साइड के, इसी तरह से 2 1 2 3, फिर इसी तरह से यहां 2 1 2 3 और यहां पर भी 2 1 2 3। तो आप देखोगे 2 3 2 5 और 3 8 8 8 8 8, तो टोटल कितने हो गए, 32 दांत हो गए, ठीक है। तो इस तरह से 32 दांत पाए जाते हैं। तो हमारा दंत सूत्र क्या हो गया, 2 1 2 3। अगला, कृंतक का कार्य क्या है, कृंतक। गुड इवनिंग भाई। कृंतक का कार्य क्या है, कृंतक जो 2 दांत है, ये इनका काम होता है काटना, काम क्या होता है, काटना। और ये दांत है, ये रदनक है, इसका काम होता है चीरना फाड़ना। इसी से पता चलता मानव मांसाहारी पशु है, मानव भी क्या करता है, चीरने फाड़ने का काम करता है, ठीक है। तो ये इसका काम क्या होता है प्यारे बच्चों, काटना होता है, क्या होता है, काटना, ठीक है, काटने का काम करते हैं। अगला, हाथी के दांत है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाथी का दांत है वो क्या कहलाता है, हाथी के जो 2 दांत है वो क्या कहलाते हैं, हाथी के 2 दांत, हाथी के दांत होते हैं वो कौन से होते हैं, कौन सा होता है, दूसरा कृंतक होता है, कौन सा होता है, इंसीजर होता है, दूसरा कृंतक, सेकंड इंसीजर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सेकंड इंसीजर, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला, रदनक का कार्य क्या है, रदनक का कार्य मैंने बताया था आपको, फाड़ना, क्या है, फाड़ना, चीरना फाड़ना का काम रदनक का काम है। अगला, सांप के जहरीले दांत, जो सांप के जहरीले दांत है वो कौन से होते हैं, जहरीले दांत, सांप के जो जहरीले दांत है वो कौन से हैं, जो सांप के जहरीले दांत होते हैं प्यारे बच्चों उनको बोलते हैं हम, देखो, फैंग टीथ, क्या बोलते हैं, फैंग। फैंग का मतलब क्या है, जो फैंग टीथ किस में होते हैं, ये सांप में ही होते हैं। और ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों, ये रदनक होते हैं, कौन से होते हैं, रदनक, कैनिन, कैनिन होते हैं ये रदनक,
ये ध्यान रखना आपने, रदनक। कैनाइन भी बोल देते हैं कई, कैनाइन ऐसे। अगला, जठर ग्रंथि कहां उपस्थित होती है? जठर ग्रंथि कहां उपस्थित होती है? जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिससे क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। और जठर रस में कौन सा होता है? HCl होता है। जठर रस में क्या है? HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हम देखते हैं जठर ग्रंथि कहां उपस्थित होती है? ये अमाशय में होती है। कहां होती है? अमाशय। अमाशय मीन्स क्या क्या है प्यारे बच्चों? स्टोमक। क्या है? स्टोमक। अगला, HCl अम्ल कहां पाया जाता है? HCl अम्ल कहां पाया जाता है? यह भी कहां पाया जाता है? नॉर्मल सी बात है, अमाशय में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? अमाशय में, स्टोमक में। स्टोमक में कहां पाया जाता है? स्टोमक में। ठीक है। अगला, जठर जूस का पीएच मान क्या है? देखो इस तरह से एक लाइनर में क्वेश्चन बच्चे याद कर लेते हैं। दो जैसे ऑप्शन से बहुतों को याद आ जाता है, लेकिन एक लाइनर में यदि आपने याद कर लिया तो मतलब आपका आईक्यू लेवल भी एक तो इंक्रीज हो रहा है, दूसरा है आपको यह भी ध्यान में आ रहा है कि मुझे कंटेंट कितना याद है और कितना मेरी याद करने की क्षमता है और मेरी टॉपिक पर कितनी पकड़ है। टॉपिक पर पकड़ है इसी से पता चलती है, वन लाइनर क्वेश्चन से। जठर जूस का पीएच मान कितना रहता है? कितना रहता है लगभग? जठर रस का पूछ रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना। जठर जूस का, जठर जूस का पूछ रहा हूं, न कि HCl का पूछ रहा हूं, ये ध्यान रखना आपने। तो ये लगभग कितना रहता है? 1.5 से 3.5 तक पीएच मान। पीएच मान कितना रहता है इसका? पीएच वैल्यू 1.5 से 3.5 तक रहती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 7 तो हमारा क्या? न्यूट्रल हो जाता है। 7 तो न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल का मतलब क्या है? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसका, है ना। तो जठर जूस का क्या है? 1.5 से 3.5। अब अगला, अमाशय में HCl का पीएच मान। अब HCl का पूछ रहा हूं मैं, HCl का पीएच मान। HCl का पीएच मान। मनीष, विक्की, अमन, राहुल, किरण बहुत ही बढ़िया, निकू, साहिल बहुत ही बढ़िया, नवनीत, ऑफिशियल स्पोर्ट्स बहुत ही बढ़िया, अच्छे आंसर कर रहे हो, बहुत ही शानदार। अमाशय में HCl का पीएच मान पूछे तो वो होता है हमारा प्यारे बच्चों 1.4 से 1.8 के बीच में होता है। कितना होता है? बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है। तो कितना है? 1.4 से 1.8 तक। ठीक है, ये मैं आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ये बात ध्यान रखनी है आपको। एनसीईआरटी में जो दिया है, छोटी आंत की कुल लंबाई क्या है? छोटी आंत की कुल लंबाई क्या है? छोटी आंत की कुल लंबाई, स्मॉल इंटेस्टाइन की हमारी लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ कितनी है? तो कितनी है? लगभग रहती है 6 से 6.5 मीटर रहती है। कितनी रहती है? 6 से 6.5 मीटर। लगभग क्या है? 20 से 22 फीट रहती है। 20 से 22 फीट रहती है। ठीक है, अगला, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यह तो सभी को ज्ञात होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है, यकृत है। कौन सी है? लीवर है, यकृत। अगला बताओ, पित्तरस कहां से स्रावित होता है? पित्तरस कहां से स्रावित होता है? सभी को पता होगा पित्तरस। बहुत ही बढ़िया आंसर कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया, शानदार, बहुत ही शानदार। अमन, नवनीत, किरण, मनोज, निकू, साहिल, बहुत ही बढ़िया। पित्तरस कहां से स्रावित होगा? तो नॉर्मल सी बात है, कहां से? यकृत से। और यकृत में क्या होता है? पित्ताशय। क्या होता है? पित्ताशय। यकृत में, लीवर में पित्ताशय होता है। पित्ताशय को क्या बोलते हैं हम? गाल ब्लैडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? गाल ब्लैडर बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला देखो, पित्तरस कहां इकट्ठा होता है? पित्तरस कहां इकट्ठा होता है? पित्तरस कहां इकट्ठा होता है? ठीक है, यह बात ध्यान रखनी है। पित्तरस कहां इकट्ठा होता है? पित्ताशय में। कहां इकट्ठा होता है? पित्ताशय में स्टोर होता है। कहां स्टोर होगा? पित्ताशय में। यह बात आपको ध्यान रखनी है। गाल ब्लैडर में, यह बात ध्यान रखनी है। ठीक है, और यह बात है कहां से निकलता है?
कहां से स्रावित होता है? यकृत से स्रावित होता है, लीवर से स्रावित होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। और कहां स्टोर होगा? पित्ताशय में स्टोर होगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अगला, पाचित भोजन का अवशोषण कहां होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड टेक प्लेस। एब्जॉर्प्शन ऑफ कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड टेक प्लेस इन, कहां? पाचित भोजन का अवशोषण कहां होता है? कहां होगा? संपूर्ण भोजन का पाचन, हमारे ग्लूकोज हमें कहां से मिलती है? संपूर्ण भोजन का पाचन होने के बाद में ऊर्जा का स्रोत हमारा कौन है? छोटी आंत है। कौन है? छोटी आंत है। स्मॉल इंटेस्टाइन है प्यारे बच्चों। कौन है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अगला बताओ, पानी व दवाइयों का अवशोषण कहां होता है? पानी व दवाइयों का अवशोषण, पानी व दवाइयों का अवशोषण। और कई बार मिनरल्स भी पूछ लेते हैं। मिनरल्स, जितने खनिज लवण, दवाइयों का अवशोषण कहां होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहां होता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में होता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में। अगला, नींबू के खट्टा होने का कारण क्या है? बहुत ही बढ़िया, सही आंसर कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया। नींबू का खट्टा होने का कारण क्या है? इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? सीधी सी बात है, कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक एसिड, बहुत ही बढ़िया। सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, बहुत ही शानदार। अगला, लार किसके पाचन में सहायक है? लार किसके पाचन में सहायक है? लार किसके पाचन में सहायक है? स्टार्च के। किसके पाचन में सहायक है? स्टार्च के। स्टार्च के पाचन में सहायक है। अगला, मकई एक समृद्ध स्रोत है। मकई, कोरन से हमें क्या प्राप्त होता है? कोरन से, कोरन से मकई एक समृद्ध स्रोत है। क्या प्राप्त होता है? मकई से क्या प्राप्त होगा? लार्ज अमाउंट ऑफ द स्टार्च ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉर्न। स्टार्च ही प्राप्त होता है। मकई से क्या प्राप्त होता है? स्टार्च प्राप्त होता है। हमें बहुत ही ज्यादा स्टार्च प्राप्त होगा। ठीक है, स्टार्च भी क्या है प्यारे बच्चों? कार्बोहाइड्रेट है। जो कार्बोहाइड्रेट बता रहा है, बहुत ही बढ़िया। कार्बोहाइड्रेट है, वो ऐसे लिखते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट है ना। ठीक है, तो खट्टे दूध में होता है। खट्टे दूध में क्या होता है? खट्टे दूध में, खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। अगला, मानव शरीर में ज्यादातर ऊर्जा किस रूप में मिलती है? बताएं जल्दी। और एक और है इसकी में, देखो पहले जो क्लास 1 थी उसकी पीडीएफ मैंने सेंड कर दी थी। क्लास 1 की पीडीएफ है, इंपैक्ट एकेडमी टेलीग्राम पर सेंड कर दी मैंने। क्लास 2 की मैं आज सेंड कर दूंगा। और क्लास 2 में वो क्वेश्चन भी डाल दिए हैं। क्लास 2 में वो पीडीएफ में जो आज मैंने आपको करवाए हैं, अभी जो रह गए थे कल करवाने ऑनलाइन की क्लास में, वो मैंने पीडीएफ में डाल दिए हैं। क्लास 2 में आज डाल दूंगा। और क्लास 3 की भी पीडीएफ है, टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा मैं। सारी ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी प्यारे बच्चों। ठीक है, इतनी बेहतर तैयारी करवा दूंगा मैं आपकी, टॉपिक वाइज A to Z। प्लांट फिजियोलॉजी की भी, मतलब पादप का भी पूरा का पूरा पोर्शन करवा दूंगा, और इसका भी पूरा का पूरा पोर्शन। बहुत ही बेहतर तैयारी हो जाएगी यदि आप रेगुलर क्लास लगाते हो। मानव शरीर में ज्यादा ऊर्जा किस रूप में होती है प्यारे बच्चों? मानव शरीर में ज्यादातर ऊर्जा किस रूप में मिलती है? हमें किस रूप में मिलती है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में मिलती है। किसके रूप में? कार्बोहाइड्रेट के रूप में मिलती है। एटीपी बोल रहे हो, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एटीपी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में मिलती है। कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में कैसे मिलती है मास्टर, जरा बताएं। देखो, जो ग्लूकोज है, मानो इंस्टेंट एनर्जी जो ग्लूकोज से लेता है, तो वो भी हमारा क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो इस रूप से हम देखते हैं, तो किसके रूप में मिलती है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में मिलती है प्यारे बच्चों। अगला, पाचन में प्रोटीन
किस में परिवर्तित हो जाता है? पाचन में प्रोटीन है, वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? किस में परिवर्तित हो जाता है? प्रोटीन पाचन में किस में परिवर्तित हो जाता है? अमीनो अम्ल में। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा आता है कि अमीनो अम्ल किसके बने होते हैं? किसके बने होते हैं? अमीनो अम्ल प्रोटीन के ही बने होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अमीनो अम्ल किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। अगला, टाइलिन एंजाइम कहां बनता है? टाइलिन एंजाइम कहां बनता है? टाइलिन एंजाइम कहां बनता है? हमारे मुख में कौन सी ग्रंथि होती है? लार ग्रंथि, स्लेवरी ग्लैंड। स्लेवरी ग्लैंड के अंदर ही, लार ग्रंथियों के अंदर ही क्या बनता है? टाइलिन एंजाइम बनता है प्यारे बच्चों। स्लेवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि। अगला, प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन का पाचन किस अंग में होगा? देखो, मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाएगा, स्टार्च का पाचन शुरू हो जाएगा, अमाशय में प्रोटीन का, और वसा छोटी आंत में। वसा छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, वसा। तो हम प्रोटीन का पाचन कहां होगा? अमाशय में होगा। कहां होगा? अमाशय में होगा। प्रोटीन का पाचन अमाशय में होगा। कहां होगा? अमाशय में, स्टोमक में होगा प्यारे बच्चों। ठीक है। अगला, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? आहार नाल में सबसे बड़ा भाग कौन सा है? देखो, आहार नाल में हमारे मुख में हम देखते हैं, यहां से शुरू होके फिर हमारा अमाशय आता है, फिर अमाशय स्टोमक आता है, स्टोमक के बाद में कौन सा आता है? छोटी आंत, छोटी आंत के बाद में कौन सी आती है? बड़ी आंत है। ये सारी हमारी आहार नाल का भाग है। तो सबसे आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन है? छोटी आंत है। कौन है? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन है। कौन है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला, भोजन का पूर्ण पाचन कहां होता है? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इन। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इन। भोजन का पूर्ण पाचन कहां हो जाता है? कहां हो जाता है? भोजन का पूर्ण पाचन कहां हो जाता है? छोटी आंत में हो जाता है। कहां हो जाता है? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, छोटी आंत में। अगला, इंसुलिन कौन स्रावित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंसुलिन कौन स्रावित करता है? इंसुलिन है के साथ साथ में एक ग्लूकागॉन एंजाइम भी निकलता है। तो इंसुलिन स्रावित कौन करता है? कौन करता है? अग्नाशय। कौन स्रावित करता है? अग्नाशय, पेनक्रियाज। अग्नाशय रस से ही हम देखते हैं एंजाइम कई निकलते हैं। और जो इंसुलिन है वो हमारा क्या है? वो भी अग्नाशय निकल करता है। ठीक है, वो भी कौन स्रावित करता है? अग्नाशय, पेनक्रियाज। ठीक है। अगला देखो आप, लार किसके पाचन में सहायक है? लार किसके पाचन में सहायक है? एड्रेनल से नहीं निकलता भाई मनप्रीत, ये ध्यान रखना है। लार किसके पाचन में? लार है हमेशा क्या करती है? बहुत ही बढ़िया, स्टार्च को पाचन करती है। किसको पाचन करती है? स्टार्च को। और स्टार्च को किस में बदल देती है? माल्टोज में बदल देती है। किस में? माल्टोज में। स्टार्च को किस में बदल देती है? स्टार्च को पाचन में मदद करती है। और स्टार्च को किस में बदल देती है? माल्टोज में बदल देती है। किस में बदल देती है? माल्टोज में। स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य कौन करती है? लार करती है। कौन करती है? लार। अगला, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये दोबारा आ गया है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है। यकृत है, ये तो सभी को पता है, लीवर है। अगला, जंतुओं में वह एंजाइम प्रणाली नहीं होती जिसके आधार पर वे से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं करते? मतलब कहने का अर्थ ये है, जंतुओं में वह एंजाइम प्रणाली नहीं है जिसके आधार से वह ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। मतलब सीधा है, आप ये बता दो मुझे,
जंतुओं में, मानव में, जंतुओं में कौन सी एंजाइम प्रणाली नहीं है जिससे मानव ऊर्जा नहीं ले सकता, ये बता दो आप। बहुत ही बढ़िया, लाइक और शेयर कर दो भाई, लाइक और शेयर भी कर दिया करो। बहुत ही बढ़िया आंसरिंग कर रहे हो मुकेश कुमार, जय हिंद भाई। मेरे सीने में सही तेरे सीने में हो, ये आग जलनी चाहिए। तो कौन है? अरे भाई पानी है, पानी है, वाटर है, वाटर है, वाटर से मानव ऊर्जा ग्रहण नहीं कर सकता। ऑप्शन होता तो आप पक्का बता देते, मुझे पक्का विश्वास है। अगला, कौन सा विटामिन बी2 कहा जाता है? कौन सा विटामिन बी2 कहा जाता है? विटामिन बी2 कौन सा कहा जाता है? कौन बोला जाता है विटामिन बी2? राइबोफ्लेविन। कौन बोला जाता है? राइबोफ्लेविन। कौन बोला जाता है? राइबोफ्लेविन। ठीक है। अगला, मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र से कड़वाहट की संवेदना होती है? किस क्षेत्र से कड़वाहट की संवेदना होती है? ममतेश नागर, गुड इवनिंग बच्चे। किस क्षेत्र से? मीठे का पता अग्रभाग से, मीठे का पता अग्रभाग से, कड़वे का पता पक्षभाग से, पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट, पक्षभाग, पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है। और खट्टा मीठा है यहां से, ठीक है, खट्टा मीठा यहां से, यहां से नो टेस्ट फाउंड एयर, कोई भी टेस्ट नहीं पाया जाता। और इस पर छोटी छोटी क्या होती है? स्वाद कणिकाएं होती है, ग्रेनुअल्स होते हैं, स्वाद कणिकाएं, टेस्ट ग्रेनुअल्स होती है छोटी छोटी, जो भोजन के स्वाद के बारे में बताती है। ठीक है, जो भोजन के स्वाद के बारे में बताएगी। कई बार आपने देखा हुआ मिर्च का टेस्ट, कोई टेस्ट नहीं होता मिर्च का, और मिर्च है इस पर डलते ही ये हमारी स्वाद कणिकाएं जलना शुरू हो जाती है। और उस समय पर मां कहती है कि चीनी ले लो, लेकिन बुजुर्ग ये कहता है कि पानी ले लो। पानी पीने से रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी और चीनी से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। इसलिए जब भी जले तो बुजुर्ग व्यक्ति की बात सुननी चाहिए, पानी पीना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला देखो, अगला क्या है? लार का पीएच मान होता है, लार का पीएच मान होता है। कितना पीएच मान होता है लार का? लार का पीएच मान कितना होता है? लगभग लगभग रहता है ये 6.8 के आसपास। लगभग कितना रहता है? 6.8 के आसपास। ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? कोई भी एंजाइम ले लो जो पाचक एंजाइम नहीं है। तो जैसे जो सबसे ज्यादा बार पेपर में पूछा आता है, कुछ पाचक एंजाइम दे देंगे और एक इंसुलिन दे देंगे। इंसुलिन है पाचक एंजाइम नहीं होता, इंसुलिन है वो पाचक एंजाइम नहीं होता, पाचन में मदद नहीं करता। इंसुलिन क्या करता है? यह हमारा क्या करेगा? मुख्य रूप से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। किसको में बदलता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज को किस में बदल देता है? ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य कौन करता है? ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य कौन करेगा? इंसुलिन करता है। क्या करता है? इंसुलिन। यह बदलता है, ठीक है, पाचन करने का काम नहीं करता। और आपने देखा हुआ कई बार, मानो कोई व्यक्ति है ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा ले ले, ग्लूकोज मात्रा ज्यादा ले ले, और इंसुलिन है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाता, ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाता। इसकी वजह से व्यक्ति के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी और इसी रोग को हम क्या बोल देते हैं? डायबिटीज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डायबिटीज। डायबिटीज भी दो प्रकार की होती है, एक तो एडीएच हार्मोन की कमी के कारण, एडीएच हार्मोन के कारण, और एक होता है इंसुलिन के कारण। इंसुलिन वाली बहुत ही भयंकर होती है। देखो बार बार ग्लूकोज लोगे, होता क्या है? देखो सिस्टम देखो क्या होता है मानव में। ये मानव की सेल होती है, सेल है, केंद्रक है, ये इंसुलिन है, इंसुलिन है ये ऊपर,
इंसुलिन आया, सॉरी ग्लूकोज आया, ग्लूकोज, इंसुलिन को कहा मे आई कम इन सर, ग्लूकोज नहीं ऐसे नहीं जाएगा, तू किस में बदलूंगा मैं, ग्लाइकोजन में बदलूंगा, किस में बदल दूंगा, ग्लाइकोजन में। तो इस तरह से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य कौन करता है, इंसुलिन करता है। इसी वजह से क्या हो जाएगा, मानव में ग्लूकोज है वो संतुलित रहेगा। यदि इंसुलिन की में दिक्कत हो जाए, इंसुलिन में दिक्कत हो जाए तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो व्यक्ति के अंदर डायबिटीज रोग हो जाएगा। ठीक है, डायबिटीज रोग हो जाता है। अगला, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में इकट्ठा होता है, कार्बोहाइड्रेट है वो शरीर में किस रूप से इकट्ठा होता है, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में इकट्ठा होता है। ग्लूकोज को किस में बदलते हैं, ग्लाइकोजन में। किस रूप में इकट्ठा होगा, ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होता है। किसके रूप में इकट्ठा होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। यह ध्यान रखना है, किसके रूप में इकट्ठा होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। और ग्लाइकोजन को ग्लूकेगोन वापिस किस में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है। किस में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है, ये सिस्टम होता है। ग्लाइकोजन में कार्बोहाइड्रेट शरीर के किस रूप में इकट्ठा होता है, ये ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होता है। अगला, विच ऑफ द टेस्ट हेल्प इन द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। डायग्नोस करना हो, कैंसर देखना हो, कैंसर का परीक्षण करना हो, कर्क रोग क्या है, कैंसर, कैंसर का पता लगाना हो, कैंसर रोग का परीक्षण किसके द्वारा पता लगाया जाता है, विच ऑफ द टेस्ट हेल्प इन द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। क्या करते हैं, एक टेस्ट होता है, आपको सभी को पता होगा, बायोप्सी। बायोप्सी में शरीर का कुछ टुकड़ा लिया जाता है, या जहां कैंसर हो वहां से कुछ पार्ट लिया जाएगा, या कुछ निकाल ले वहां से, जिससे हमें सेल प्राप्त हो जाए, और उसी से क्या डायग्नोस करते हैं कैंसर है या नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं, बायोप्सी। बहुत ही ज्यादा बार पेपरों में पूछा जाता है बायोप्सी। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखो, गर्भवती महिला में किसकी कमी आ जाती है, प्रेग्नेंट वुमेन यूजुअली बिकम डेफिशिएंसी। यही तो आयरन की कमी हो जाती है, और किसकी कमी हो जाएगी, जल्दी बताएं, गर्भवती महिला में किसकी कमी हो जाती है। एलिसा टेस्ट कैंसर के लिए नहीं है, एलिसा टेस्ट कैंसर के लिए नहीं है, एड्स के लिए है। जल्दी बताएं, आयरन तो मैंने बता दिया, आयरन की कमी हो जाती है, फोलिक अम्ल की कमी हो जाएगी, और किसकी कमी, गर्भवती महिलाओं में कैल्शियम की गोली दी जाती है, आपको पता होगा, कैल्शियम, कैल्शियम और आयरन, फोलिक अम्ल, इनकी कमी हो जाती है। तो कैल्शियम, आयरन तो मैंने बता ही दिया था, कैल्शियम भी आप ध्यान करना कि कैल्शियम की भी कमी हो जाती है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगला, किस जंतु का जीवन काल सबसे ज्यादा होता है, सबसे अधिक किसका होता है, कछुआ का। किसका होता है, कछुआ का। किस जंतु का जीवन काल सबसे अधिक होता है, कछुए का। अगला, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानव द विटामिन दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में इन्फेक्शन के लिए कौन सा विटामिन प्रयोग किया जाता है, इन्फेक्शन को रोकना हो, जल्दी बताएं। बताएं जल्दी, कौन सा होता है, जल्दी बताएं। तो ये ध्यान रखना है आपने। तो कौन सा रहता है, विटामिन ए रहता है, विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन ए। ठीक है, अगला देखो आप,
विटामिन ई विशेष फायदेमंद है, विटामिन ई विशेष फायदेमंद है, बताएं। किसके लिए फायदेमंद है? ये हमारा पहले भी आ चुका है, ये क्वेश्चन है, मैंने बताया था। विटामिन ई है, ये क्या है? विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? इनफर्टिलिटी पावर कम हो जाएगी, इनफर्टिलिटी पावर कम हो जाएगी। पुरुषों में बोल देते हैं नपुंसकता, पुरुषों के लिए क्या बोल देते हैं? नपुंसकता। महिलाओं के लिए क्या बोल देते हैं? बांझपन बोल देते हैं। महिलाओं में क्या है? बांझपन। तो ये किसके लिए होता है? सेक्स ग्रंथियों के लिए में मजबूती प्रदान करता है, सेक्स ग्रंथियों के लिए फायदेमंद, सेक्स ग्रंथियों के लिए फायदेमंद होता है विटामिन ई। और मैंने ये भी बताया था, आपको ध्यान होगा, विटामिन ई है वो किस में फायदेमंद है? विटामिन ई फायदेमंद है, यह विटामिन ई का एक नाम और बताया था मैंने, ब्यूटी विटामिन, सुंदर करने वाला विटामिन, ब्यूटी विटामिन। आपने देखा वो फेयर लवली, विटामिन ई की प्रचुर मात्रा। विटामिन ई उसमें खाने से विटामिन ई प्राप्त होता, लगाने से विटामिन ई प्राप्त नहीं होता। कभी ये सोचो कि ब्यूटी विटामिन लगाएंगे सुंदर हो जाएंगे। देखो विटामिन ई की एक खासियत और है, यदि आप विटामिन ई ज्यादा लोगे तो बुढ़ापा है वो देरी से आएगा, ठीक है, बुढ़ापा देरी से आएगा। हेमा मालिनी से पूछना बुढ़ापा देरी से क्यों है? बुढ़ापा देरी से आता है विटामिन ई से, ठीक है। क्यों आता है? क्योंकि विटामिन ई से और विटामिन बी12 से और विटामिन बी12 इनसे ये क्या बनाते हैं? एंटीऑक्सीडेंट बनाते हैं प्यारे बच्चों। क्या बनाते हैं? एंटीऑक्सीडेंट भी बनाते हैं। विटामिन सी भी एंटीऑक्सीडेंट बनाता है। ये मानव के अंदर फ्री रेडिकल को कम कर देते हैं, मुक्त मुल्क बनते हैं शरीर के अंदर, फ्री रेडिकल में कमी कर देंगे। एक बार आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था, आपको डीपली नहीं बताऊंगा। आगे देखो, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती है? खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा किस भाग में होती है? खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं, खट्टा पार्श्व भाग, खट्टा मीठा क्या कौन सा? जीवा का पार्श्व भाग, साइड, ठीक है। अगला पार्श्व भाग। आगे देखो, विटामिन बी की कमी, विटामिन बी की कमी के कारण बनता है, विटामिन बी की कमी के कारण। हाँ फिर खाओ, क्या दिक्कत है? बहुत ही बढ़िया है। स्रोत कौन कौन से है? स्रोत है इसके दूध है, और ताजे फल, बासी नहीं हो, कई है पानी मार मार के ऐसे बना देते हैं जैसे आज का ही फल है। और आजकल एक केमिकल आता है, यदि देखो आपने देखा होगा पालक है 2 दिन के बाद में ऐसी हो जाती है बिल्कुल पालक, और आजकल एक केमिकल आता है, उसको उस केमिकल में पालक को डुबो दे तो बिल्कुल बढ़िया पालक बन जाएगी जैसे आज ही तोड़ के लाए हैं। ताजे फल है, ताजी सब्जियां, और अनाज कम खाना है। क्या खाना है? अनाज कम खाना है, ये भी ध्यान रखना है। कभी ये दूध लो, ताजे फल लो, और ताजी सब्जियां लो, और 20 रोटियां खा जाओ तो विटामिन ई वहीं दब जाएगा। तो इसलिए ये जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। विटामिन बी कभी 15-20 रोटियां खा के और ताकि ताजे फल भी खा दो, और एक सेबड़ी सी खा के, एक सेब सी खाई, और एक आधा टमाटर सा खा के ओ हो विटामिन ई भी खूब खाया, पता नहीं बुढ़ापा नजर आ रहा है, वो 15-20 रोटियों के नीचे ही दब जाएगा विटामिन ई आपका, ठीक है। विटामिन बी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? बेरी, कौन सा? बेरी, ठीक है, बेरी। अगला, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। बिसाइड कार्बोहाइड्रेट ए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर फूड इज कंस्टिट्यूटेड बाय। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत कौन है? गुड इवनिंग भाई गीतिका बच्चे, गुड इवनिंग। मन्नू सिमर गुड इवनिंग। सोनिया बच्चे गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बताओ, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है, कौन है प्रमुख स्रोत? वसा, फैट है, घी, अपना देसी घी, ठीक है। कभी
रिफाइंड डालडा देसी घी खा जाओ, ठीक है। ये फिर अगला, विटामिन की कमी होने पर बच्चों के अंगों की हड्डियां झुक जाती है। वैसे तो देखो फैट वहां भी होता है, कभी ये सोचो कि मास्टर ने कह दिया कि रिफाइंड तेल और ये घी नहीं खाना, उसको वैसे देसी घी बोल देते हैं और बहुत ही खराब घी होता है। इससे अच्छा घी खाना ही नहीं है। जैसे आप मार्केट में यदि कोई घी लेके आते हो, जैसे मधु घी, मधु देसी घी, कभी कंपनी वाले मेरे ऊपर केस कर दे, मधु देसी घी बिल्कुल बेकार घी। ये सारे जितने भी घी आप खा रहे हो, इससे अच्छा घी खाओ ही ना, क्योंकि ये जैसे बिनोड़ा से तैयार होता है, बिनोड़ा का तेल निकाल के ये तैयार होता है। और आप देखो भारत में बीटी कॉटन बोते हैं, बीटी कॉटन का तेल है वो भी घी बनाने में उपयोग किया जाता है। तो आप ये देखो भारत के अंदर कितना बुरा हाल है। और तेल है जितने आप कितना भी वो देख लो आप, जैसे सरसों का तेल है उसको डालडा घी बनाने में उपयोग होता है। बहुत सारे तेल है ये हमारे घी बनाने में उपयोग होते हैं, इसलिए खाने नहीं है। क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, विटामिन की कमी से बच्चों के अंदर हड्डियां झुक जाती है, ये पूछा हुआ है। मरासमस तो आपका प्रोटीन की कमी से होता है, विटामिन का पूछा है, ये बात ध्यान रखनी है प्यारे बच्चे। मरासमस विटामिन की कमी से होने वाले बच्चों के अंगों की हड्डियां झुक जाती है। विटामिन, मरासमस और क्वाशियोकर रोग है प्रोटीन की कमी से होते हैं, ये ध्यान रखना। विटामिन की कमी से बच्चों के अंगों की हड्डियां झुक जाती है, वो विटामिन डी है। कौन है? विटामिन डी, ठीक है। अगला, एक ही प्रजाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ही प्रजाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए जानवरों की एक प्रजाति द्वारा रसायन रिलीज किया जाता है, केमिकल रिलीज किया जाता है, उसका नाम क्या है? हाँ बहुत बढ़िया मोहित बता रहा है, रिकेटस रोग है वो वयस्क मनुष्य में होता है, ठीक है। और ओस्टियोमलेशिया रोग बच्चों के लिए बोला जाता है, ठीक है। सॉरी उल्टा है, रिकेट्स है ये हमारा क्या हमारा बोला जाता है बच्चों के लिए, और ऑस्टियोमलेशिया बोला जाता है वयस्कों के लिए, है ना, ये ध्यान रखना है। ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों के लिए, अडल्ट मैन के लिए, रिकेट्स है बच्चों के लिए, ठीक है, ऐसे करना है। एक ही प्रजाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए जानवरों की एक प्रजाति द्वारा जारी रसायन होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? फेरोमोन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फेरोमोन्स कहलाएंगे, फेरोमोन्स कहलाते हैं, ठीक है, फेरोमोन्स कहलाते हैं। अगला, गाय के दूध का हल्का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? गाय के दूध का हल्का पीला रंग है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? गाय के दूध का हल्का पीला रंग है किसके कारण? कैरोटीन के कारण। किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है प्यारे बच्चों? कैरोटीन के कारण। अगला देखो आप जल्दी, सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? सिरके का रासायनिक नाम जल्दी देखो आप, सिरके का रासायनिक नाम होता है एस्टिकमल, एसिटिकमल, क्योंकि अगली क्लास का टाइम हो गया है, जीके की क्लास अगली, एस्टिकमल। सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्टिकमल होता है। क्या है? एस्टिकमल है। अगला, आंखों का रंग किस रंजक पर निर्भर करता है? आंखों का रंग किस रंजक पर निर्भर करता है प्यारे बच्चों? आयरिस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आयरिस पर। आयरिस पर निर्भर करता है, आयरिस पर, ठीक है, आयरिस पर निर्भर करेगा। अगला, आंखें किस बैंगनी रंजक के कारण अंधेरे में देख पाते हैं? किस बैंगनी रंजक, कौन सा बैंगनी रंजक होता है जिसके कारण अंधेरे में देख पाते हैं? जल्दी बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने बताया था आपको कल की क्लास में कि जो रंजक होता है जिसको हम बोलते हैं रोडोप्सिन, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? रोडोप्सिन बोलते हैं। रोडोप्सिन है ये किससे बनता है? रोडोप्सिन है ये विटामिन ए से बनता है। किससे बनता है? ए से। और विटामिन ए की कमी हो जाए, विटामिन ए की कमी हो जाए, विटामिन ए की कमी हो जाए तो रोडोप्सिन नहीं बनेगा। रोडोप्सिन नहीं बनेगा तो अंधेरे में नहीं देख पाओगे, अंधेरे में नहीं देख पाओगे तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस।
क्या हो जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है? अंधेरे में दिखता नहीं है, शाम होते ही कादर खान बन जाएगा। एक फिल्म में कादर खान को शाम होते ही दिखता नहीं है ना, वही बन जाएंगे। तो एक कभी बताऊंगा स्टोरी इसकी भी, जब कभी टॉपिक है। एक इसी तरह से एक व्यक्ति के साथ में एक घटना थी, वो बचपन की हमारी, कभी बताएंगे आपको। अभी तो अगली क्लास का समय हो गया। आगे, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा? शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा? कौन सा अंग प्रभावित होता है? विटामिन डी से बोन प्रभावित होती है, हड्डी प्रभावित होती है, ठीक है, हड्डियां प्रभावित होती है, ठीक है। अगला, मधुमक्खी का जहर होता है, द पॉइजन ऑफ हनी बी। पॉइजन ऑफ हनी बी है, वो क्या है? मधुमक्खियों का जहर क्या है? अम्ल ही है, एसिड है, अम्ल होता है। जहर ना होकर वो क्या है? अम्ल है, ठीक है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद मतलब अंत में वो किस में बदल जाता है? तो ग्लूकोज में बदल जाता है। 3 क्वेश्चन और रह गए हमारे, 3 क्वेश्चन और रह गए। ग्लूकोज में बदल जाता है, ठीक है। अगला, रेशम के रेशे रासायनिक रूप से किसके बने होते हैं? रेशम के रेशे रासायनिक रूप से किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? रेशम के रेशे किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है, प्रोटीन के बने होते हैं। अगला, किस प्रक्रिया द्वारा आहार नाल में भोजन जाता है? किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नाल में भोजन जाता है? किस प्रक्रिया द्वारा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नाल में भोजन जाता है? अंतःग्रहण प्रक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? अंतःग्रहण की प्रक्रिया के द्वारा। सबसे पहले जो प्रक्रिया होती है यही होते हैं इंजेक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इंजेक्शन। इंजेक्शन के द्वारा ही किस आहार नाल में भोजन जाता है। मनुष्य के एक जबड़े में कितने दांत होते हैं? एक जबड़े के अंदर कितने दांत? 16 दूनी 32, 16 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 16 दांत। एक जबड़े में कितने होते हैं? 16 होते हैं। अगला देखो, चिकनी मांसपेशियां पाई जाती है, चिकनी मसल्स है वो पाई जाती है। कहां पाई जाती है? अमाशय में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? स्टोमक में पाई जाती है, अमाशय में पाई जाती है। चिकनी मांसपेशियां कहां पाई जाती है? अमाशय में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला बहुत इंपॉर्टेंट, कौन एल्बुलिन फाइब्रिनोजन व प्राथिम्बिन का निर्माण करता है? कौन करता है? कहां पर निर्माण होगा? विच ऑर्गन सीक्रेट, आखिरी क्वेश्चन है, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथेरम्बिन कौन निर्माण करेगा? जल्दी बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यकृत, लीवर, यकृत लीवर करता है। कौन करता है? लीवर, ठीक है प्यारे बच्चों। और इंपैक्ट एकेडमी ऐप को डाउनलोड करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें क्लास। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इंपैक्ट एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।